मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि के क्रम में इसके पहले वाक्य शुद्धि में एक वीडियो दिया है और शब्दों के बारे में तो मैंने इसके पहले कई वीडियोज दिया है। तो आपको उसी क्रम में आगे देखना है कि मैंने आपसे बताया था कि अन्वय में कई प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि कर्ता और क्रिया संबंधी मेल क्या होता है, ठीक, और कर्म क्रिया संबंधी क्या मेल होता है। तो उसके बाद में आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि यदि वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनेक कर्ता हों, यानी कि कई स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर्ता हों, तब क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार बहुवचन में होगी। ठीक, यानी कि कई कर्ता लिखे हों। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि लिखा गया है कि 2 लड़के 4 लड़कियां और 3 साधु एक साथ जा रहे हैं। तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कई कर्ता हैं। जैसे ये देखिए 2 लड़के, ये पुल्लिंग है, बहुवचन लिखा गया है। ये स्त्रीलिंग बहुवचन लिखा गया है। इसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर पुल्लिंग लिखा गया है और बहुवचन लिखा गया है। तब आपको ध्यान रखना है कि जो अंतिम कर्ता है, ये अंतिम कर्ता हो गया। अब कर्ता तो ये भी हैं, लेकिन ये अंतिम कर्ता है। तो क्रिया मैंने लिखा है कि अंतिम कर्ता के अनुसार बहुवचन में लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जा रहे हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि वाक्य जब आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, तब आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि क्या वाक्य सही है कि नहीं सही है। तो अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द लिखा हो, ठीक, हम यहाँ पर लिख दें 4 महिलाएं। यहाँ पर अगर हम लिख दें 4 महिलाएं, तब यहाँ पर होगा जा रही हैं। ठीक, मैंने एक उदाहरण लिखा है, और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर पुल्लिंग था तो मैंने यहाँ पर पुल्लिंग लिखा। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा तो यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखा जाएगा। ठीक, तो ऐसे वाक्य बहुत आते हैं कि 2 भेड़ 4 बकरियाँ 2 हाथी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक, तो हाथी क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए वहाँ पर जो क्रिया लगेगी वो क्या लगेगी, पुल्लिंग में लगेगी। तो आप इसके बहुत सारे उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण बता दिया, तो इसी के तहत और भी उदाहरण मिल जाएंगे आपको। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, यदि वाक्य तीनों पुरुषों में लिखा गया हो। पुरुषों के बारे में मैंने आपसे बताया था जब मैं सर्वनाम आपको बता रहा था। ठीक, सर्वनाम में मैंने आपको बताया था कि 3 पुरुष होते हैं, जिसको आप बताते हैं कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। तो ये वाक्य में मान लीजिए कि तीनों पुरुष आ गए। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यदि वाक्य तीनों पुरुषों में लिखा गया हो, तब वाक्य में पुरुषों का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष लिखा जाएगा, फिर इसके बाद में ये पहले मध्यम पुरुष लिखा जाएगा, फिर प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष लिखा जाएगा, फिर उत्तम पुरुष लिखा जाएगा। यानी कि जो लिखने का क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। यानी कि अगर वाक्य लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, उदाहरण के लिए मैंने बताया है कि मैं, तुम और वह मेला देखने चलेंगे। अब ये वाक्य लिखा गया है, तो पहली बात तो ये वास्तविकता में गलत लिख दिया गया है, वाक्य ही गलत लिख दिया गया है। क्योंकि जो ये पुरुष लिखा गया है, ये तीनों पुरुष लिखे गए हैं, ये क्रम में नहीं लिखे गए। ठीक, लिखने का जो क्रम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले मध्यम पुरुष लिखा जाता है, फिर अन्य पुरुष लिखा जाता है, उसके बाद में उत्तम पुरुष लिखा जाता है। इसलिए आपको पता होगा जो मैं लिखा गया है ये उत्तम पुरुष लिखा गया है, ये उत्तम पुरुष है। तुम क्या है, ये मध्यम पुरुष है, वह क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि वास्तव में ये वाक्य ही गलत लिख दिया गया है। तो जब वाक्य में आता है, त्रुटियों में देता है, तो आपको लगता है ये वाक्य सही है, लेकिन जब आप नियम कानून व्याकरणिक नियम पर आएंगे तब आपको पता चलेगा वास्तव में ये सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये गलत लिख दिया गया है। इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करने का तरीका मैंने बताया आपसे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, मध्यम पुरुष लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे, अन्य पुरुष लिखेंगे, तब उत्तम पुरुष लिखेंगे। तो फिर मैंने इस वाक्य को सही कर दिया। यहाँ पर देखिए अब लिखा गया तुम क्या है, ये मध्यम पुरुष है, वह क्या है, वह अन्य पुरुष लिखा गया है। इसके बाद में क्या है, मैं क्या है, उत्तम पुरुष। तो मैंने इसको क्रम में लिख दिया। और फिर क्या करना है
कि जो अंतिम कर्ता होगा क्रिया उसके अनुसार लगेगी। अगर क्रिया अंतिम कर्ता एक वचन है तो ये कर्ता क्या लिखा जाए, क्रिया क्या लगेगी, एक वचन में लगेगी। अगर ये बहुवचन लिखा गया होता तो ये क्रिया बहुवचन में लगती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो तीनों पुरुष लिख दिए गए वाक्य में, तो सबसे पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष लिखना है। ठीक। दूसरी चीज़ कि अगर अंतिम कर्ता अंतिम पुरुष एक वचन है तो क्रिया एक वचन में, अगर ये बहुवचन में लिखा गया शब्द है तो ये क्रिया बहुवचन में लगेगी। तो आप ये समझ गए होंगे। ये वाक्य बहुत पूछा जाता है और ये फिर पूछ लिया जाएगा। इसमें से देख लीजिए कि अगला नियम क्या है, संज्ञा और सर्वनाम संबंधी मेल क्या होता है। ठीक, जैसे मैंने बताया था आपसे कि संज्ञा और सर्वनाम में भी मेल होता है। तो आपको जब प्रॉपर पीसीएस मेंस लिखते होंगे तो उसमें पूछता है सवाल कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए और अशुद्धियों के प्रकार को भी बताइए। तब आपको इस अशुद्धि को शुद्ध करना है और उसके प्रकार को बताना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये लिख दिया गया, इस प्रकार से लिखा गया था, कोई वाक्य आया तो आप क्या बताएंगे, तो इसको वाक्य शुद्धि में बताएंगे। और ये किस प्रकार की शुद्धि है, ये इसमें जो लिखा गया वाक्य है इसमें किस प्रकार की शुद्धि है। अभी मैंने इसके पहले बताया आपको कि किस प्रकार की शुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये संज्ञा और क्रिया के संबंधी मेल है। और ये क्या है, और अगर आप इस संज्ञा और क्रिया याद नहीं आ रहा तो आप अन्वय संबंधी मेल लिख सकते हैं। ठीक, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में ये लिखा गया है यहाँ पर तीनों पुरुषों में अगर वाक्य लिखा गया है तो ये पुरुष संबंधी मेल है, ऐसे कह सकते हैं। अगर ये वाक्य लिखा गया है संज्ञा और सर्वनाम में, जैसे वाक्य में अनेक संज्ञा या कर्ता के साथ सर्वनाम आए। ठीक, यानी कि कई संज्ञा या कर्ता आ रहे हैं तो उसके लिए जो सर्वनाम लगता है वह बहुवचन में लगता है। जैसे ये लिखा गया है कि रमेश, सुरेश तथा गणेश मंदिर गए और वे लौट भी आए। ठीक, तो ये सबके लिए, जैसे ये जितने भी कर्ता मैंने लिखा था तो कर्ता के लिए जैसे रमेश, सुरेश, गणेश मंदिर गए, वे लौट भी आए। देखिए बीच में मैंने कामा लगाया है, तो कामा का मतलब होता है कि कोई शब्द यहाँ लिखा होता है जिसको कॉमन सेंस के आधार पर समझा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और। ठीक, तो इसका मतलब जो कामा लग गया इसका मतलब कोई शब्द यहाँ लिखा गया है। ठीक है, या तो अगर कामा हटा देंगे तो कुछ सब वो शब्द लिखना पड़ेगा हमको। ठीक, मैंने वैसे शब्द लिखा नहीं है। तो वे, ये जो वे है ये बहुवचन है और क्या है, सर्वनाम है। तो मैंने क्या लिखा है कि यदि वाक्य में अनेक संज्ञा या कर्ता के साथ सर्वनाम आए तब वह बहुवचन में लिखा जाएगा। यानी कि ये जो बहुवचन, जो सर्वनाम होगा वो बहुवचन में लिखा जाएगा। बात समझ गए। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए वाक्य शुद्धि में बहुत सारे नियम होते हैं, जिस नियम को आप पॉइंट वाइज ऐसे नोट कर लीजिए। तो मैं और नियम लिखवा देता हूँ आपके लिए। जैसे आप नोट करके ऊपर लिख दीजिए, कुछ ध्यान देने योग्य बातें। ऊपर पॉइंट लिखिएगा, कुछ ध्यान देने योग्य बातें। और उसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि क्या लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कुछ ध्यातव्य बातें। ध्यातव्य का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। ठीक, इसके बाद लिखिए यहाँ पे, जैसे आप लिखते हैं पॉइंट आता है कि प्रत्येक, कोई, किसी, ये शब्द आते हैं। आपने देखा होगा वाक्य में ये शब्द बहुत आते हैं। तो पहला नियम इसमें क्या है कि ये शब्द बहुवचन, ये शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे कि ये शब्द क्या होंगे। आप कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। एक वचन में, यानी कि अगर ये वाक्य में शब्द आ रहे हैं
तो उसकी जो क्रिया लगेगी वो क्या लगेगी, एक वचन में लगेगी। यानी कि इनके साथ में, दूसरा पॉइंट नोट करिएगा कि इनके साथ भी का प्रयोग गलत है। जैसे आप बोलते हैं कि किसी, ऐसे वाक्य लिखा रहेगा किसी भी कीमत पर मैं जाऊंगा, ऐसे वाक्य लिख दिया गया तो आपको लगेगा कि वाक्य सही है, लेकिन वास्तविकता में ये वाक्य गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी का प्रयोग मैंने कहा गलत है। ठीक, आप नोट करके 2 पॉइंट मैंने इसमें बताया है कि प्रत्येक, कोई, किसी, ये शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया है इनके साथ भी का प्रयोग गलत है। ठीक, तो अगर ऐसे वाक्य आ रहा है तो आप समझिएगा कि ये वाक्य गलत है। सही कैसे होगा, इसको आप हटा दीजिए, अब सही हो जाएगा। ठीक, आपको धीरे धीरे करके जितने भी वाक्य शुद्धि में परेशानियां हैं वो मैं लिखवाता रहूँगा, आप इसको बस नोट करते रहें और वीडियोज को देखते रहें। अगला पॉइंट लिख लीजिए आप। जैसे आपने पढ़ा होगा से और द्वारा, 2 शब्द है, ये दोनों शब्द का मतलब एक होता है। इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब होता है, लेकिन इनका प्रयोग के दृष्टिकोण से अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर मैं प्रयोग के दृष्टिकोण से बात करूं तो इनके प्रयोगों में गलतियां हो जाएंगी। कैसे गलत होगा, जैसे हमने कहा कि मेरे द्वारा यह कार्य, यह हम ऐसे लिख दें, यह कार्य संपन्न हुआ, संपन्न हुआ, मेरे द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो द्वारा है, द्वारा सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है और से निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये याद होगा तो आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा होगा, लिखा रहेगा मेरे से यह काम नहीं होगा, मेरे से यह काम नहीं होगा। तब ये कैसा वाक्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द, जो से शब्द है, वो नॉन लिविंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो अगर ऐसा लिखा गया है तब तो सही है। और दूसरा वाक्य देख लीजिए आप। जैसे हमने कहा कि कलम से लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब देखिए, से लिख दिया गया है तो से के पहले शब्द क्या लिखा गया है, आपको यह ध्यान रखना है कि से के पहले सजीव लिखा गया है कि निर्जीव लिखा गया है। अगर निर्जीव लिखा गया है तब तो वाक्य सही होगा, और अगर सजीव यहाँ लिख दिया जाए, जिसे हमने कहा कलम द्वारा लिखा जाता है, तब वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया मेरे से यह कार्य नहीं होगा, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो से या द्वारा के पहले वाला शब्द है वो आपको ध्यान रखना है कि सजीव है कि निर्जीव है। अगर सजीव है तो द्वारा प्रयोग होगा, अगर निर्जीव है तो से प्रयोग होगा। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो ये दोनों वाक्य ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि आपने पढ़ा होगा पर, ऊपर और सबसे ऊपर, ये 3 शब्द प्रयोग किया जाता है। सबसे ऊपर, ये बराबर सवाल किया जाता है कि कहाँ पर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर ऊपर का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर सबसे ऊपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों शब्द अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जाएंगे और यहाँ से सवाल बराबर पूछे भी जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कहाँ पर का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर ऊपर का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि नोट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। पर का प्रयोग होगा कम ऊंचाई के लिए। कम ऊंचाई, कम ऊंचाई का मतलब होता है कि कह सकते हैं हम कि पेड़ तक, पेड़ तक,
यानी कि जब सवाल पूछा जाएगा कि चिड़िया डाल के ऊपर बैठी है, गलत, क्या लिखना पड़ेगा, क्या सही होगा, चिड़िया डाल पर बैठी है। ठीक। किताब मेज पर है, अगर आपने लिख दिया कि किताब मेज के ऊपर है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया है कि पेड़ तक की ऊंचाई के लिए प्रयोग का पर का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? ये पेड़ से ऊपर, ठीक, यानी कि अधिक ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई का मतलब पेड़ से ऊपर का कोई प्रश्न होगा तो उसके लिए ऊपर का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण लिख लीजिए आप, लिखा रहेगा कि मंदिर पहाड़ पर है या मंदिर पहाड़ पर स्थित है, ऐसे वाक्य आएगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। उत्तर क्या सही होगा? मंदिर पहाड़ के ऊपर है। अगर ऐसे लिखा गया है तब वाक्य सही है, अन्यथा गलत है। तो आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, और ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों में आता है। तो आप देख लीजिए कि ऊपर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और पर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। और देखिए एक शब्द है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कार्यालय के लिए या किसी पद के लिए, पद के लिए। अब कहाँ पर कैसे वाक्य आएगा आप जान लीजिए। वाक्य कैसे आएगा? जैसे लिखा रहेगा कि मैं इस पद पर ऊपर हूँ, ठीक, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। मैं इस कार्यालय में सबसे ऊपर पद पर हूँ, ठीक है, सबसे ऊपर प्रयोग किया जाएगा। वहाँ पर ऊपर या पर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, कार्यालय या पद जहाँ पर वाक्य में लिखा हो वहाँ पर सबसे ऊपर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। मैं इस ऑफिस में सबसे ऊपर हूँ, सबसे ऊपर पद पर हूँ, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा तब वाक्य सही होगा। अगर ऊपर लिख दिया गया तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो ये आप बात समझ गए होंगे कि पर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ऊपर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और सबसे ऊपर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पर का प्रयोग कम ऊंचाई के लिए, यानी कि पेड़ तक की ऊंचाई का ध्यान रखना है आपको, ठीक। जैसे गिलास मेज के ऊपर है ऐसे लिखा रहेगा, गलत है, गिलास मेज पर है, ठीक। फिर लिखा रहेगा कि मंदिर पहाड़ पर स्थित है, गलत, पहाड़ के ऊपर स्थित है, तब सही होगा। फिर पद के लिए मैंने बताया कि मैं इस कार्यालय में सबसे ऊपर पद पर हूँ, तब वाक्य सही होगा। अगर दूसरा कुछ लिखा गया है तो गलत होगा। तो इतनी बात आप समझ गए। और भी बहुत सारी बर्तनी में लिखाता रहूँगा, बस आपको ध्यान रखना है कि वीडियोज़ को बार बार देखते रहना है। और इसका अगर आप नोट बना पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट बना लेंगे तो आपके लिए वो और भी एग्जाम्स के लिए या और भी आप रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी होगी। और मित्रों, आप ऐसे ही मनोबल हमारा बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर अगला वीडियो हम कल देते हैं।